आप सबको मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार साहू, शासकीय लाल श्याम शाह महाविद्यालय मानपुर में पदस्थ हूँ। आज के हमारे व्याख्यान का मुख्य विषय है भारत पाकिस्तान संबंध। तो भारत पाकिस्तान संबंधों का विस्तृत अवलोकन करने से पूर्व हम उन कारकों का अध्ययन करेंगे जो पाकिस्तान की राजनीति को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम भारत और पाकिस्तान संबंधों के बीच जो प्रमुख घटनाक्रम है उनका अवलोकन करेंगे। इसके बाद फिर हम भारत और पाकिस्तान के बीच में जो प्रमुख विवाद के विषय हैं और जो सहयोग के तत्व हैं उनका भी विस्तृत अवलोकन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि पाकिस्तान की राजनीति और उसकी विदेश नीति को समझने के लिए हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान का निर्माण किन आधारों पे हुआ है, और उसके बाद हमको ये भी देखना है कि वहां की जो सरकार है उन पर किस तरीके से सैन्य शासन का, सैनिक तानाशाही का प्रभाव रहा है। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान की राजनीति में करीब 35 वर्षों तक विभिन्न सैन्य शासकों ने वहां की राजनीति को अपने काबिज किया है, अपने हाथ में लिया है। और हम देखते हैं कि जब भी किसी भी देश में कोई भी सैनिक तानाशाह वहां की राजनीतिक सत्ता को अपने हाथ में लेता है तो निश्चित रूप से वह अपना वजूद बनाए रखने के लिए और अपने शासन को वैधता प्रदान करने के लिए वह युद्धोन्मादी होता है, युद्ध को प्रमुखता देता है, युद्ध को वरीयता देता है। तो ये भी हम देखते हैं कि किस तरीके से सैनिक तानाशाही के शासन काल में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुए हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि जो पाकिस्तान की राजनीति है वहां की राजनीति में जो धार्मिक कट्टरपंथी हैं, धार्मिक कट्टरपंथी लोग, उनका भी बहुत वर्चस्व, बहुत ही प्रभाव है। तो ये भी वहां की राजनीति को प्रभावित करती है और विदेश नीति को प्रभावित करती है। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान की जो विदेश नीति है उसको प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों में जो बाह्य देश हैं, बाहरी शक्तियां हैं, वे भी अपने उपयोग के लिए पाकिस्तान के नीतियों को लगातार प्रभावित करती हैं। और पाकिस्तान भी चूंकि अपने फायदे के लिए उन राष्ट्रों के एक साधन के रूप में कार्य किया है। जैसे हम देख सकते हैं शीत युद्ध काल में अमेरिका ने पाकिस्तान को सोवियत संघ के विरुद्ध एक साधन के रूप में उपयोग किया, और साथ ही साथ वर्तमान में हम देखते हैं चीन भी जिस तरीके से विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, तो वह एशिया में भारत को संतुलित करने के लिए पाकिस्तान को सैनिक सहायता, परमाणु हथियारों के निर्माण में सहायता, मिसाइल निर्माण में इस तरीके से मदद करता है। तो ये चीजें हैं जो पाकिस्तान की नीतियों को, विदेश नीतियों को प्रभावित करते हैं। जबकि हम भारत में देखते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो इस आधार पर भारत हमेशा से ही सभी देशों के साथ और खासकर पड़ोसियों के साथ बहुत ही शांतिपूर्ण संबंध रखना चाहता है। अब हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या क्या प्रमुख जो घटनाक्रम है जो हमें याद रखना चाहिए। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान और भारत का निर्माण जो 1947 में, जब दोनों देश एक थे, ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, और जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो उसी समय भारत का विभाजन करके पाकिस्तान नाम से भी एक अलग राष्ट्र का निर्माण हुआ। और ये जो विभाजन के पीछे भी हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग और इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के द्वारा जो एक अभियान चलाया गया कि मुस्लिमों के लिए एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र होना चाहिए। तो इस आधार पे जो जिन्ना की अगुवाई में जो भारत विभाजन कार्यक्रम चलाया गया अलग पाकिस्तान के निर्माण का, वो पूरा हुआ 1947 में, जब भारत का विभाजन करके पाकिस्तान और भारत का निर्माण किया गया। तो उस समय से लेकर के आज तक हम देखते हैं तो दोनों देशों के संबंध में विवाद के मुद्दे ज्यादा हैं, सहयोग तो बहुत ही कम क्षेत्रों में हुआ। और ये दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो विश्व के बहुत जटिल संबंधों में से है। यदि हम देखें कि विश्व में
दो देशों के बीच यदि कोई सबसे ज्यादा कठिन और जटिल संबंध है तो वो भारत और पाकिस्तान के बीच। तो शुरुआत से ही जब 1948 में पाकिस्तान ने भारत के विभाजन को सही नहीं माना था और शुरू से ही उसने 1948 में कश्मीर को कब्जा करने के लिए कबायली आक्रमण किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि 1958 में जब पाकिस्तान में अयूब खान ने शासन सत्ता संभाली, सैनिक तानाशाही वहां हुआ और उसके बाद से भारत चीन के बीच जब 1962 में युद्ध हुआ, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान ने भारत को कमजोर समझ करके 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में फिर से युद्ध हुआ और इस युद्ध के बाद फिर दोनों देशों में शांति स्थापित करने के लिए 1966 में शास्त्री जी के नेतृत्व में दोनों देशों के बीच में ताशकंद समझौता हुआ था, जिसमें विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के बारे में विशेष तौर पर जोर दिया था और एक दूसरे पर बल प्रयोग नहीं करने के बारे में भी कहा गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि 1968 और 69 में जब पाकिस्तान में जनमत का दबाव बढ़ा कि लोकतांत्रिक शासन अपनाई जाए, तो जो उस समय निर्वाचन हुए उसमें वर्तमान का जो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों एक राष्ट्र थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो पाकिस्तान में जुल्फिकार भुट्टो के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था और पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व। जब निर्वाचन संपन्न हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान के मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में संसद में वहां के बहुमत प्राप्त हुआ, लेकिन उस समय के जो सैनिक तानाशाह था उसने जुल्फिकार भुट्टो के साथ साठगांठ करके जो पूर्वी पाकिस्तान है वहां उसने शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। वो नहीं चाहता था कि वहां से भी कोई, पूर्वी पाकिस्तान से भी कोई प्रधानमंत्री बने जो पूरे पाकिस्तान को राज करे। तो इस तरीके से पश्चिमी पाकिस्तान के जो सैनिक तानाशाह थे उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान पर काफी अत्याचार किए और वहां जो जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ था उसके विरुद्ध भी बहुत कठोर कार्रवाई की, दमनात्मक कार्रवाई की। इसके फलस्वरूप हजारों और लाखों बांग्लादेशी शरणार्थी भारत पर आए और भारत में भी दबाव बढ़ने लगा। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए भारत ने भी सुरक्षात्मक उपायों को ध्यान में रखते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से 1971 में युद्ध हुआ और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक नए राज्य बांग्लादेश का जन्म हुआ और नए राष्ट्र को मान्यता देने में भी भारत ने तुरंत कार्यवाही की और उसके बाद से फिर से दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित करने के लिए जो युद्ध बंदी थे उनकी रिहाई को लेकर के 1972 में शिमला समझौते हुए और शिमला समझौते में दोनों देशों ने एक दूसरे पर शांति स्थापित करने के लिए प्रयास करने और विवादों के शांतिपूर्ण हल के लिए प्रयास करने पर बल दिया। फिर हम देखते हैं कि 1977-78 में पाकिस्तान में फिर से सैनिक तानाशाह जो जिया-उल-हक खान थे वो वहां के सत्ता में काबिज हो गए और वो करीब 1988 तक रहे। इस बीच जो पाकिस्तान था वो हमेशा से ही परमाणु बम और परमाणु हथियार के निर्माण में लगा रहा और अब उसको एहसास हो गया कि वह जो परंपरागत युद्ध है उसमें भारत को पराजित नहीं कर सकता था, क्योंकि 1948, 1965 और 1971 में जब हम देखते हैं तो निश्चित रूप से पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। इससे प्रेरणा लेते हुए अब जिया-उल-हक खान ने रणनीति बदली और अब वो प्रॉक्सी वार के तहत भारत को चोट पहुंचाने और कमजोर करने के लिए प्रयास करने लगा। इसके बाद फिर जो शीत युद्ध समाप्ति के बाद जो हुआ था कि 1998 में वाजपेयी जी ने लाहौर की यात्रा की और लाहौर घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर बहुत सारे बातें हुई थी। लेकिन इसके तुरंत बाद 1999 में हम देखते हैं कि फिर से पाकिस्तान ने कारगिल पे हमला किया और वहां उसके माध्यम से दोनों देश के बीच में
फिर से लड़ाई चली। इसके बाद से फिर आप देखेंगे 2001 में भारतीय संसद पर हमला हुआ, 2008 में मुंबई में हमला हुआ, 2016 में आप देखेंगे पुलवामा और उरी में अटैक हुआ। तो इस तरीके से देखते हैं बहुत सारे जो घटनाक्रम है, और लास्ट में हम देखते हैं कि एक जो प्रमुख घटनाक्रम है भारत पाकिस्तान संबंधों में, वो 2019 में जब करतारपुर कॉरिडोर का शुभारंभ हुआ दोनों देशों के बीच में पर्यटन और सिखों को पाकिस्तान के अंदर जो धार्मिक तीर्थ स्थल है वहां आने जाने की सुविधा को बढ़ाने के लिए। तो ये जो कुछ प्रमुख घटनाक्रम है ये भी जरूरी है हमको जानना। आइए इसके बाद हम अध्ययन करते हैं दोनों देशों के बीच में जो प्रमुख विवाद के विषय हैं तो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला तो जो विषय है वो कश्मीर का मुद्दा है। पाकिस्तान का शुरू से ही मानना है कि चूंकि कश्मीर है वो मुस्लिम बहुल इलाका है, तो भारत पाक का जब विभाजन हुआ तो उसको कश्मीर को पाकिस्तान में आना चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि कश्मीर के जो राजा थे, तत्कालीन राजा हरि सिंह ने भारतीय राज्य में विलय का प्रस्ताव पारित किया था। इस तरीके से कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और लेकिन पाकिस्तान हमेशा से उसको अपने में प्राप्त करने के लिए प्रयास करता रहा है। इसके लिए उन्होंने युद्ध भी किया। वह उसको एक पूरे विश्व में विवादित क्षेत्र के रूप में प्रायोजित करता है, और साथ ही साथ उसको हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी बात करता है। कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीय करने का प्रयास करता है। लेकिन भारत का हमेशा मानना है कि कश्मीर जो समस्या है वह द्विपक्षीय समस्या है, विवादित समस्या तो है ही नहीं, वह हमेशा से भारत का एक अभिन्न अंग है, और जो भी समस्याएं हैं वो दोनों देशों के बीच में हल करने पर ही होंगी। शुरू में जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो 1948 में उसने कश्मीर इशू को संयुक्त राष्ट्र में भी ले जाने का प्रयास किया, वहां भी उठाया था मामला को, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसको हल करने के लिए उस समय कुछ प्रयास किए थे। लेकिन वर्तमान में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की दखलंदाजी को कश्मीर में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता है, और उसका यही कहना है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। 1994 में संसद में भी प्रस्ताव पारित किया गया है, और यहाँ तक कि जो जम्मू कश्मीर का विधानसभा है वहां भी जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसके लिए सीटें रिक्त की गई हैं। और हम 2019 में देखते हैं कि भारत ने कश्मीर को अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से विलय करने के लिए और वहां की शासन व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए कश्मीर को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख करके 2 नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उसको मान्यता प्रदान की है। और साथ ही साथ पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का अंग है, और उसको भी प्राप्त करने के लिए संकल्प लिया है। तो ये कश्मीर के संबंध में भारत पाकिस्तान दोनों देशों के बीच की दोनों देशों का पक्ष है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीमा पार आतंकवाद, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है दोनों देशों के बीच में, क्योंकि हम देखते हैं और पूरा विश्व भी जानता है कि पाकिस्तान ऐसा देश है जो आतंकवादियों को पनाह देता है। उस देश में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया जाता है। तो भारत भी पाकिस्तान द्वारा जो प्रायोजित आतंकवाद है उसका शिकार रहा है। और ये शुरुआत हुई 1980 के दशक में, जब कश्मीर में और पंजाब में आतंकवादी घटनाएं बढ़ने लगी। तब भारत आतंकवाद के बीच में बहुत सारे आतंकवादी घटनाओं का शिकार हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं जो प्रमुख रूप से जो घटनाएं थी वो 2001 में हुई, जब भारत के संसद में पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादियों ने हमला किया। उसके बाद 2008 में देखते हैं मुंबई में भी समुद्री मार्ग से पाकिस्तान के बेस्ड जो आतंकवादी जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा, इन सब ने वहां भी आतंकवादी घटनाएं घटी जो कि भारत के लिए बहुत ही दर्दनाक थी। उसके बाद हम देखते हैं 2016 में पठानकोट और उरी में जो सैनिक छावनियां थी वहां अटैक किए गए। उसके बाद
19 में हम देखते हैं कि जो सीआरपीएफ का काफिला था पुलवामा में, वहां भी अटैक किया गया पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा। तो ये हम देखते हैं कि और जम्मू कश्मीर में तो आतंकवादी घटनाएं लगातार प्रतिदिन कुछ न कुछ चलती ही रहती हैं। तो सीमा पार आतंकवाद दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के बीच में एक प्रमुख समस्या के रूप में आती है। भारत का रूप भी अब बदला है। जब 2016 में पठानकोट और उरी में हमला किया गया, तो भारत ने भी इसका त्वरित उत्तर दिया और पाक अधिकृत कश्मीर में जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक की, जहां उन्होंने आतंकवादी गतिविधियों को चलाने वाले जो कैंप थे, जहां उनको पनाह दिया जाता था, जो बेस कैंप थे, उन सबको नष्ट किया। और उसके बाद 2019 में भी हम देखते हैं, जब पुलवामा के सीआरपीएफ कैंप में सीआरपीएफ काफिले पे अटैक हुआ, तब भारत ने फिर से त्वरित कार्यवाही करते हुए पाक अधिकृत कश्मीर के जो बालाकोट क्षेत्र था वहां एयर स्ट्राइक किया और बहुत सारे आतंकवादी जो लॉन्च पैड्स थे जिसको कहते हैं, उन सबको नष्ट किया। तो सीमा पार आतंकवाद निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है दोनों देशों के संबंधों के सुधार की दिशा में। हम देखते हैं कि सारा विश्व जानता है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को पनाह मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन फिर भी जो महाशक्ति है उनका रवैया थोड़ा सा पक्षपातपूर्ण है, क्योंकि वे भी अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर काम करते हैं। जैसे हम देखते हैं अमेरिका है, जब 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आतंकवादी घटनाएं घटी और उन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध एक अभियान छेड़ा और अफगानिस्तान में उन्होंने अटैक किया, तब उनको अपने सैनिक सामोजो सामान को ले जाने के लिए पाकिस्तान का मार्ग चाहिए था। इसलिए वो पाकिस्तान के जो आतंकवाद को समर्थन की जो नीति है उसको थोड़ा सा नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में युद्ध में वहां आतंकवादी गतिविधियों खत्म करने में अमेरिका को निश्चित रूप से पाकिस्तान का साथ चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं चीन भी बहुत हद तक पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों को नजरअंदाज करता है, क्योंकि उसके बहुत सारे सामरिक हित हैं और बहुत सारे आर्थिक हित हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत बड़ा निवेशक है, हथियारों की सप्लाई करता है, प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम, परमाणु हथियारों का कार्यक्रम को बढ़ाने में भी उसका योगदान है। तो इस तरीके से चीन भी उसको नजरअंदाज करता है। तो लेकिन भारत का हमेशा यही कहना है कि जब तक सीमा पार आतंकवाद बंद नहीं होगा, तब तक वर्तमान में पाकिस्तान से एक ठोस और मजबूत रिश्ते की बुनियाद शुरू नहीं हो सकती। इसके बाद हम देखते हैं कि सियाचिन का मसला भी है दोनों देशों के बीच में। सियाचिन काराकोरम हाईवे के पास जम्मू कश्मीर में एक सर्वोच्च स्थल पर स्थित, बहुत ही ऊंचाई पर स्थित एक युद्ध स्थल है। पूरी वर्ष वो बर्फ से ढका रहता है, बहुत दुर्गम क्षेत्र है। यहाँ पास कुछ क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच में सीमा निर्धारण नहीं हुआ था, लेकिन चूंकि पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा है, वो भारत के अंतर्गत ही आता है। लेकिन 1982 में पाकिस्तान ने सियाचिन पर कुछ पर्वतारोही और सैनिक भेजकर उस पर हथियाने की कोशिश की, क्योंकि वह स्ट्रैटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान सभी तरफ नजर रखा जा सकता है। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने उसको हथियाने का प्रयास किया गया एक स्ट्रैटेजिक अपर हैंड पाने के लिए, लेकिन भारत ने उस त्वरित कार्यवाही की और हम देखते हैं 1986 में फिर भारत ने वहां पर तब से कब्जा किया हुआ है और अपने सैनिक रखे हुए हैं। लेकिन हम देखते हैं 2012 में जब वहां एक हिमस्खलन हुआ था और बहुत सारे सैनिक मारे गए पाकिस्तान के, तब पाकिस्तान ने प्रस्ताव दिया था कि सियाचिन क्षेत्र को विसैनिकृत कर दिया जाए, डिमिलिटराइज कर दिया जाए, क्योंकि वहां सैनिक रखने में भी प्रतिदिन बहुत करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जो दोनों देशों के लिए बहुत आर्थिक बोझ भी है। लेकिन भारत ने इसको नहीं माना और भारत लगातार उस पर अपना अपर हैंड बनाए रखा हुआ है। फिर हम देखते हैं कि दोनों देशों के बीच जो सिंधु नदी समझौता है,
क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारी जो नदियां हैं वो भारत में शुरुआत होकर के बहती हैं। तो इन नदी जल के बंटवारे को लेकर के भी समझौते हुए हैं, जो 1960 में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, जिसमें सिंधु, झेलम और चिनाब नदी को पाकिस्तान के हिस्से में माना गया था। वर्ल्ड बैंक की सहायता से यह समझौता हुआ था। और जो सतलज, रावी, व्यास नदियां हैं, इन पर पानी के अधिकार को भारत की तरफ माना गया था। लेकिन पाकिस्तान कई बार इस पर भी आपत्ति उठाता है। भारत ने बहुत सारे जो इन क्षेत्रों में जो पानी की कमी हो रही है उसको दूर करने के लिए कुछ पन बिजली योजनाएं प्रारंभ की हैं, जैसे किशनगंगा परियोजना, सलाल डैम का निर्माण हो, दुलहस्ती डैम का निर्माण हो, जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है। तो इन सब पर भी पाकिस्तान लगातार आपत्ति लगाता है कि भारत पानी रोकने का प्रयास कर रहा है, जबकि भारत का कहना है कि चूंकि पानी की कमी हो रही है तो पानी के उपयोग करने के लिए वो अपने ही हिस्से का पानी का प्रयोग कर रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सिंधु नदी जल में भी थोड़ा सा विवाद है और बंटवारे को लेकर विवाद है। और इस पर जो 1960 में समझौता हुआ था उसके तहत यही कहा गया था कि दोनों सरकारों के सहयोग से यह समझौता होगा या और अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के माध्यम से भी इसको हल किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो भारत के पश्चिम में गुजरात और सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, वहां कच्छ के रण में भी सीमा को लेकर के विवाद है, क्योंकि कुछ वो जो समुद्री इलाका है जिसमें नौवहन योग्य तो नहीं है, लेकिन चूंकि प्राकृतिक और प्राकृतिक गैस और तेल के भंडार होने की वहां संभावना है संसाधन की, तो इसको लेकर के भी दोनों देशों के मध्य में सीमा निर्धारण को लेकर के विवाद है। फिर हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान जो बड़ा प्रांत है वहां, जो कि आर्थिक संसाधनों से भरपूर है, वहां बलूच क्षेत्रों के द्वारा पाकिस्तान से स्वायत्तता की मांग की जा रही है। तो पाकिस्तान लगातार आरोप यही लगाता है कि भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो बलूचिस्तान में जो अलगाववादी गुट हैं उनको लगातार सहायता प्रदान करता है करके। फिर इन दोनों देशों के बीच में परमाणु क्षेत्र को भी देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों के बीच में मतभेद है। तो भारत का जो परमाणु कार्यक्रम है वो स्वदेशी निर्मित है और हमेशा शांतिपूर्ण कार्यों के लिए ही इसका उपयोग किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान भारत को हमेशा से ही अपना एक प्रतिद्वंदी और सुरक्षा की दृष्टिकोण से घातक मानता है। उसको लगता है कि भारत विभाजन को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया है और पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए वह स्वयं भी परमाणु हथियारों का निर्माण कर लिया है। और इस तरीके से दोनों देशों के बीच में दोनों परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं और लड़ाई होने की संभावना में इनके प्रयोग की भी संभावना बनी रहती है। तो यह भी एक विवाद का बिंदु है कि किस तरीके से पूरे दक्षिण एशिया को परमाणु मुक्त घोषित या बनाने के लिए दोनों सहयोग करें। फिर हम देखते हैं कि चीन और पाकिस्तान का जो वर्तमान में गठजोड़ है वह भी दोनों देशों के संबंधों को दोनों देशों के संबंधों में विवाद का एक क्षेत्र है। चीन अपनी जो महत्वाकांक्षी परियोजना है वन बेल्ट वन रोड का जो निर्माण कर रहा है, उसके तहत वह अपने जिनजियांग प्रांत से जो पाक अधिकृत कश्मीर का क्षेत्र है, गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र है, वहां से काराकोरम हाईवे का निर्माण कर रहा है, जो पाकिस्तान के अरब सागर में जो ग्वादर पोर्ट है वहां तक जोड़ेगा, जिससे कि चीन और वहां तक का एक निर्माण हो जाएगा। तो भारत का यही कहना है कि चूंकि पूरा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पूरा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो यह भारत की संप्रभुता के साथ समझौता है। भारत इस परियोजना का लगातार विरोध कर रहा है और यह भारत की सुरक्षा की दृष्टि से भी एक खतरा है। दूसरा, चीन पाकिस्तान को हथियारों का भी सबसे ज्यादा सप्लाई करता है, वहां के परमाणु हथियारों के विकास में भी सहायता दिया है, प्रक्षेपास्त्रों के विकास में भी सहायता करता है और लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भी वह पाकिस्तान का ही साथ देता है। तो इस तरीके से जो चीन है वो पाकिस्तान को लगातार भारत के विरुद्ध
पाकिस्तान का साथ देता है और उसको लगता है कि यदि एशिया में महाशक्ति बनना है तो भारत को कंटेन करने के लिए, रोकने के लिए पाकिस्तान को मजबूत बनाना जरूरी है। तो ये भी दोनों देशों के बीच में एक बड़ी समस्या के रूप में आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सहयोग के भी कुछ क्षेत्र हैं। 1990 के बाद दोनों देशों के बीच में सहयोग बढ़ाने के बारे में भी कुछ कदम उठाए गए, खास करके ट्रैक टू डिप्लोमेसी जिसे हम कहते हैं, मतलब कि जो गैर सरकारी क्षेत्रों पर सहयोग बढ़ता है, तो इसमें प्रयास किए गए। उसके बाद दोनों देशों के बीच में व्यापार को भी बढ़ाने का प्रयास किया गया। व्यापार को बढ़ाने के लिए हम देखते हैं कि दोनों देशों के बीच करीब $10 बिलियन व्यापार होने की संभावनाएं हैं। यदि व्यापार हो तो दोनों देशों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। जो सार्क है और सार्क के द्वारा जो 2006 में साफ्टा घोषित की गई थी, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया करके, उसके माध्यम से भी दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा दिया जा सकता है। लेकिन इसमें भी कुछ थोड़े से कठिनाइयां हैं, क्योंकि दोनों देशों में वाणिज्यिक दूतावास अभी तक नहीं बने हुए हैं और पाकिस्तान ने भारत को WTO के अंतर्गत मोस्ट फेवर्ड नेशन का भी दर्जा नहीं दिया गया है। तो ये कुछ समस्याएं भी हैं और हम देखते हैं कि अभी भी व्यापार तो होता है, लेकिन खाड़ी के देशों के माध्यम से दोनों देश अभी होता है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो आर्थिक क्षेत्र में संभावनाएं तो बहुत है, लेकिन बहुत सारी चीजों के कारण अभी भी उतना सहयोग नहीं हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों देशों के बीच में लोगों की आवाजाही को बढ़ाने के लिए भी प्रयास किया गया है। हम देखते हैं पूंछ और रावलकोट के बीच में बस सेवा, ट्रक सेवा की शुरुआत की गई है। फिर जम्मू कश्मीर और मुजफ्फराबाद के बीच भी बस सेवा प्रारंभ की गई है। फिर हम देखते हैं कि दिल्ली से अटारी के बीच में जो समझौता एक्सप्रेस भी चलती है। फिर मुनाबाव जो राजस्थान का क्षेत्र है, खोखरा पार जो पाकिस्तान से, दोनों के बीच में भी ट्रेन चलती है। तो ये जो है जिसको हम बस डिप्लोमेसी भी कहते हैं, दोनों देश के लोगों के बीच में आने जाने के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं, जो सुविधाओं के लिए जो ये आवागमन के साधनों की ओर किया गया, ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये भी क्षेत्र है जिसमें दोनों देशों के बीच में सहयोग हो सकता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र हैं और जहां संभावनाएं हैं सहयोग की। तो निश्चित रूप से फिल्म जगत और सांस्कृतिक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों को इससे लाभ होगा। फिर हम ये भी देखते हैं कि यदि पाकिस्तान अपने यहाँ से ट्रांजिट फैसिलिटी को उपलब्ध कराए भारत के लिए, तो जो ईरान से है, या हम देखते हैं मध्य एशिया से जो पाकिस्तान भारत तक पाकिस्तान होते हुए पाइपलाइनों का विस्तार किया जा सकता है, जिससे भारत को बहुत तेल और प्राकृतिक गैस के आयात में बहुत सारे आर्थिक लाभ भी होगा, पाकिस्तान को भी लाभ होगा इससे। तो ये भी एक क्षेत्र है जिसमें दोनों देशों के बीच में काफी सहयोग की संभावनाएं हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दोनों देशों के बीच में लगातार शुरू से ही उतार चढ़ाव रहे हैं। ज्यादा तो मुद्दे निश्चित रूप से संघर्ष के ही हैं। वो इस कारण से भी हैं क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण ही भारत से अलग होकर के रहा है, तो भारत उसके लिए एक प्रतिद्वंदी के रूप में है और पाकिस्तान के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए भी वहां लगातार वहां के जो राजनीतिक जो नेतृत्व है उसके द्वारा भारत विरोधी आंदोलन और चलाए जाते हैं। समय समय पर सैनिक और युद्ध का भय भी दिखाया जाता है। पाकिस्तानी जो क्षेत्र है एकजुट रखने के लिए, जो वहां आर्थिक समस्याएं हैं उसको दूर रखने के लिए भी वहां के नेतृत्व के द्वारा भारत भय का जो है वो भी दिखाया जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दोनों देशों के बीच में जो भी संबंध है बहुत जटिल है और वर्तमान में तो भारत ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जब तक सीमा पार आतंकवादी गतिविधियां बंद नहीं हो जाती या पाकिस्तान कोई ठोस कार्यवाही नहीं करता, तब तक दोनों देश के बीच में संबंध को बेहतर बनाना बहुत ही कठिन है। और पूरे दक्षिण एशिया में और विश्व की में शांति और व्यवस्था स्थापित करने में, चूंकि दोनों देश परमाणु शक्ति से संपन्न है
दोनों देश के बीच में सहयोग बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद।